हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूं क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश कोर्स से एक बुक फ्लेमिंगो, जिसका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। और इसे लिखा है एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर अल्फोंसो डॉडेट ने। आज मैं आपको इस स्टोरी की समरी, इस स्टोरी का मोरल बैकग्राउंड और साथ ही साथ इस स्टोरी या इस चैप्टर से बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस क्या क्या हैं, आज मैं बहुत डिटेल आपसे बात करने वाला हूं। तो आप तैयार हैं? आइए फिर आगे चलते हैं चैप्टर को लेकर, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट। दोस्तों और साथियों, किसी भी स्टोरी को समझने से पहले उसकी दो बातें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक होता है स्टोरी का बैकग्राउंड और दूसरा है उसके मेजर कैरेक्टर्स। जहाँ तक स्टोरी के बैकग्राउंड की बात है, ये स्टोरी शुरू होती है सन 1870 में फ्रैंको प्रूसियन वार से। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्रैंको प्रूसियन वार मतलब फ्रांस और प्रसिया। प्रसिया से तात्पर्य यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड को मिलाकर के है। यानी उस समय ऑटोमन बिस्मार्क, जो एक तानाशाह थे जर्मनी के, उन्होंने पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जो है जर्मनी को मिलाकर के प्रसिया बनाया था। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जब सन 1870 में लड़ाई होती है और यह लड़ाई एक साल चलती है और 1870 में इस लड़ाई की एंडिंग होती है और हार या जीत की बात जहाँ तक है, इस युद्ध में जर्मनी की जीत होती है और फ्रांस हार जाता है। फलस्वरूप स्टोरी को देखें, फलस्वरूप क्या होता है, फ्रांस में जो भी भाषाएं पढ़ाई जाती थीं, फ्रांस की जो मदर टंग थी, मातृभाषा थी, वो थी फ्रेंच। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक आदेश आता है कि फ्रांस के जो दो ज़िले हैं, अल्सेक और लोरेन, अब वहाँ पर फ्रेंच भाषा के बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और इसी पे बेस है ये चैप्टर द लास्ट लेसन। और दूसरी बात, हम स्टोरी के अगर कैरेक्टर की बात करें तो इस स्टोरी के दो ही मेजर कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है मिस्टर एम हैमल। एम हैमल जी, मिस्टर एम हैमल, जो एक फ्रेंच टीचर हैं। पिछले 40 सालों से जो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। ही इज़ वेरी डिवोटेड, हार्ड वर्किंग, वेरी पैट्रियाटिक इन हिज नेचर। और दूसरा कैरेक्टर है फ्रेंच। जी हाँ, फ्रेंच एक स्कूल गोइंग बॉय है और दूसरे बच्चों की तरीके से वो भी है स्कूल गोइंग बॉय, अक्सर पढ़ाई में कम, खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये है स्टोरी के मेजर कैरेक्टर्स। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो स्टोरी है वो एक सब्जेक्टिव स्टाइल में लिखी गई है। सब्जेक्टिव स्टाइल उस स्टाइल को कहते हैं जिसमें राइटर खुद उस स्टोरी का एक कैरेक्टर होता है और जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन से शुरू करते हैं। आप एनसीईआरटी के इस फर्स्ट चैप्टर को पहली ही लाइन में जब शुरू करेंगे तो आप देखेंगे लिखा है आई स्टार्टेड। आई मीन्स पर्सनल प्रोनाउन। जी हाँ, मैं स्टोरी को थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा। उसमें लिखा है द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय। फ्रेंच, ही इज़ लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले। जैसे दूसरे बच्चे करते हैं, बहुत लेजी है वो, सेंसिटिव है और खेलना पसंद करता है। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर मिस्टर हैमल। वो फ्रेंच पढ़ना नहीं चाहता और तो और अपने उस फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हैमल को वो पसंद भी नहीं करता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक फ्रांसीसी होने के बावजूद भी उसे फ्रेंच भाषा समझ में नहीं आती है और वो फ्रेंच भाषा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। दूसरी बात हम कहें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्सेक और लोरेन के ये दो ज़िले जो फ्रांस के थे, जर्मनी की जीत के बाद बर्लिन से ये आदेश आया कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी लोरेन और अल्सेक में और उसकी जगह
जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ दियर फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हैमल। जी हाँ, और जैसे ही आदेश जर्मनी की राजधानी बर्लिन से जाता है कि अब फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, आज हैमल जो हैं फ्रेंच के टीचर हैं, आज ये उनका आखिरी क्लास है, आज ये उनका आखिरी लेसन है और यही स्टोरी का टाइटल है। जो पिछले 40 सालों से हु हैज़ बीन देयर फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों से जो वहाँ पे पढ़ा रहे थे, उन्हें इस चीज़ का बहुत दुख है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, होम सिकनेस फील हो रही है और बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिज़म उनके अंदर थी, अपनी भाषा को लेकर के बहुत समर्पित थे। दूसरी ओर अगर हम देखें उनके आखिरी क्लास में कौन कौन था, आप इमेजिन करें कि आप किसी दिन स्कूल जाएं, स्कूल का मतलब क्या है, बगल से गुजरो तो बच्चों के चिल्लाने की आवाज़, शोरगुल, बेल, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, लगता है कि स्कूल चल रहा है। लेकिन उस दिन थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी। फ्रेंच एज यूजुअल उस दिन भी वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के स्टोरी में बताऊं कि मिस्टर एम हैमल ने पार्टिसिपल्स के कुछ रूल याद करने के लिए सभी बच्चों को होमवर्क के रूप में दिया हुआ था। अफसोस की बात, फ्रेंच बार बार ये कहता है कि मैं कल याद करूँगा, कल याद करूँगा, कल याद करूँगा, और इस तरीके से वो कभी नहीं याद कर पाता। आज पार्टिसिपल्स के रूल्स सुने जाने वाले थे और दूसरी ओर फ्रेंच हर बार की तरह अब की बार भी बिना कुछ पढ़े हुए आया था। ही वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल। जैसे ही वो रास्ते में आता है, एक जगह है जहाँ से सीबीएसई का 3 नंबर का क्वेश्चन भी उठता है, और वो मैं टर्म बताना चाहूँगा, बुलेटिन बोर्ड। जी, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड वो जगह थी जहाँ पे जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई के बाद के दौरान जो भी चीज़ें वहाँ से न्यूज आते थे, समाचार जो भी आते थे, उस बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्ले किए जाते थे, जो एक पब्लिक प्लेस पे होता था, और फ्रांस के सभी लोग वहाँ पे जा कर के उस न्यूज़ को देखते थे। हम गेस कर सकते हैं कि उस ज़माने में दूरसंचार के माध्यम इतना ज़्यादा सशक्त नहीं रहे होंगे। जैसे ही फ्रेंच वहाँ पे गुजरता है कि देखता है कि फ्रांस के जो खेत हैं उसमें प्रूसियन आर्मी जो है ड्रिल कर रही है, मार्च पास्ट कर रही है, और दूसरी ओर बुलेटिन बोर्ड पे बहुत भीड़ लगी हुई है। वो जानना चाहता था कि बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों है, पर वो समझ रहा था कि यहाँ पे अक्सर लड़ाइयों की बातें होती हैं, तो मनहूस जगह है, यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं, और दूसरी ओर चूँकि मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे जाना चाहिए। इसी बीच एक जो है ब्लैक स्मिथ और वाचर, उसका अप्रेंटिस वहाँ पे होते हैं, और थोड़ा सा मजाकिया लहजे में वो फ्रेंच को रोक करके बोलता है, अरे फ्रेंच, इतनी जल्दी भी क्या है स्कूल जाने की, अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तो इतनी परेशान क्यों हो। फ्रेंच उसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि फ्रेंच अक्सर ऐसा करता है, स्कूल लेट हो रहा होता है। बिल्कुल ये है। और फ्रेंच को स्कूल आना था, इमेजिन करिए, और जब वो स्कूल के पास आता है देखता है कि एकदम शांत है स्कूल। जैसे अक्सर संडे के डेट में स्कूल क्लोज होते हैं, स्कूल एकदम शांत था, उसे लगा कहीं स्कूल बंद तो नहीं है। आगे बढ़ता है फ्रेंच और वो क्लासरूम के बगल में आता है, देखता है कि मिस्टर फ्रेंच जो हैमल हैं वो क्लासरूम के अंदर हैं, साइलेंट हैं, और कुछ अजीब सी चीज़ें वो देखता है। क्या, पूछिए, बताएं। अजीब चीज़ ये देखता है कि मिस्टर एम हैमल उस दिन कुछ स्पेशल टाइप के कपड़े पहने हुए थे, खासकर वो कपड़े जो अपने वो इंस्पेक्शन के दिनों में या संडे के दिनों में पहना करते थे। स्पेशल कपड़े पहने था मिस्टर एम हैमल। और तो और बहुत बड़ी बात ये थी कि भरी क्लास में दरवाज़ा खोलकर अंदर सब लोगों को फेस करते हुए अपनी सीट पे बैठना, है ना बहुत चैलेंजिंग काम। आए दिन कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल, एक डर सी पैदा होती है। इन सब के बावजूद अगर वो क्लास के अंदर देखता है, फिर यहाँ से मैं आपको कोट करूँ कि सीबीएसई का 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि उस दिन उस क्लासरूम की सिचुएशन डिफरेंट क्यों थी। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2014 में दिल्ली सेट में आया हुआ है। जी हाँ, तो क्लासरूम के अंदर अलग अलग टाइप के लोग बैठे हुए थे, जैसे गांव के प्रधान जी, घास काटने वाले, गवर्नर,
और ऐसे तमाम जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सोसाइटी के, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे। बिल्कुल, वो लोग बैठे क्यों थे वो मैं बताऊं। एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क। जी हाँ, जो हार्ड वर्क किया था मिस्टर हेमेल ने पिछले 40 सालों से, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई थी जो अल्सेक में, उसके सम्मान में, उसके ऑनर में, आखिरी क्लास में साक्षी बन करके वो लोग पीछे की बेंचों पे बैठे हुए थे। दे आर सैड, बहुत दुखी थे वो, और वो इसलिए कि थे वो फ्रांसीसी, उसके बाद भी उन्हें फ्रेंच नहीं आती थी, और जब भी हेमेल ने पढ़ाने की कोशिश की उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की। फ्रेंच इज शॉक्ड टू नो दैट इट इज हिज लास्ट लेसन। एक बिजली की तरीके से ये बात लगती है फ्रेंच को जब मिस्टर हेमेल बहुत सीरियस लुक में बोलते हैं कि ये आपका आखिरी फ्रेंच का लेसन है, इसके बाद अब कोई भी फ्रेंच की क्लास अल्सेक में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से एक ऐसा आदेश आया है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक ऐसा आदेश आया है कि फ्रांस के 2 जिले अल्सेक और लोरेन में अब कोई भी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और आज ये मेरी आखिरी क्लास है, आज मैं चला जाऊँगा और कल आपके जर्मन टीचर आएंगे और कल से आपको जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। ये बात मिस्टर हेमेल ने जब बोली तो लोगों को बड़ा शॉकिंग लगा। आगे देखते हैं, जब कोई भी आदमी बहुत डिवोटेड होकर के, बहुत सबमिसिव नेचर का आदमी सोसाइटी में सर्विस के नेचर से अगर कुछ टीचिंग करता है ना, लोग उसे बहुत लाइक करते हैं। और दूसरी ओर मिस्टर हेमेल जो पिछले 40 सालों से सेवा दे रहे थे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सम्मान मिलना ही था, ये तो मुमकिन सी बात थी। हम आगे देखते हैं, ही डेवलप्स एन इंस्टेंट लाइकिंग फॉर द टीचर मिस्टर हेमेल एंड रेस्पेक्ट हिम फॉर हिज सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क। अचानक जब फ्रेंच को पता चलता है कि फ्रेंच नो मोर, जर्मन भाषा, आखिरी क्लास, 40 साल से सेवा, अचानक इन सब चीज़ों से एक ऐसा अलग सा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है हेमेल की बात सुन करके वहाँ के लोगों के अंदर और उस लिटिल फ्रेंच के ऊपर, कि वो अचानक मिस्टर हेमेल के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान से भर जाता है और उसके हार्ड वर्क और उसके सिंसियरिटी के प्रति बहुत डिवोटेड सा होने लगता है मिस्टर एम हेमेल के। और फ्रेंच पर अब क्या हो सकता था, आज तो आखिरी क्लास थी। ही फील सैड एट डिपार्टिंग फ्रॉम हिम एंड इज ashamed फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिसाइट द लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। उसे बहुत शर्मिंदगी होती है कि इतना मेहनत की हमारे लिए हमारे टीचर ने, पर हम पार्टिसिपल्स के रोल नहीं याद कर सके। मिस्टर हेमेल टेल्स देम दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग ईगर इनफ टू लर्न, पुटिंग इट ऑफ टू द नेक्स्ट डे ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली। फिर यहाँ से बोर्ड का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। मिस्टर एम हेमेल पहले तो खुद को ब्लेम देता है कि अगर आपको फ्रेंच नहीं आई तो मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ। दूसरा, स्टूडेंट्स के ऊपर दोष देता है कि अगर फ्रेंच नहीं आई तो आप जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सोचते थे कि इसको हम कल कर लेंगे, इसको कल कर लेंगे, और एक दिन कल जब आया हकीकत ये थे कि आपको कुछ नहीं आता था। और दूसरा, वो ब्लेम करते हैं पेरेंट्स के ऊपर। किस तरीके से, एनसीईआरटी की बुक को कोट करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। मिस्टर एम हेमेल कहते हैं कि क्या मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ? जब मुझे मछली मारने को होता था तो मैं बच्चों की क्लास को बंद कर देता था, या जब बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे तो मैं उनको कहता था कि जाओ पौधों में पानी दो। इस तरीके से तो मैं दोषी हूँ। पेरेंट्स लोगों का दोष क्या है कि आपके लिए जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो था रोटी, लाइवलीहुड, रोजी रोटी कमाना। पढ़ाई तो सेकेंडरी था आपके लिए, पहले था रोटी कमाना। और रोटी कमाने के चक्कर में आप अपने बच्चों को खेतों में भेज देते थे मजदूरी करने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए भेज देते थे। तो बच्चे दोषी हो गए, आप दोषी हो गए कि आपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ाई को नहीं दिया। और मैं दोषी इसलिए हूँ कि मैं अक्सर क्लास को बंद कर देता था जब मुझे मछली मारने को होता था या बच्चों को पानी
डालने के लिए पौधों में भेज दिया करता था। इस तरीके से वो अपनी बातों को कहता है। आगे कहते हैं कि वो इतना पैट्रियोटिक है, इतना बड़ा देशभक्त है फ्रेंच हैमेल, कि हैमेल कहता है कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा, लॉजिकल भाषा अगर कोई है तो वो है फ्रेंच। यहाँ पे मैं एक टर्म यूज करना चाहूँगा, इंग्लिश में टर्म है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, CHAUVINISM, शॉविनिज्म पढ़ते हैं उसको। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मीन्स द एग्जेगरेटेड सेंस फॉर वंस ओन लैंग्वेज, जो अपनी भाषा के प्रति कुछ ज़्यादा ही एग्जेगरेट होता है, बढ़ा चढ़ा के कहता है, उसे लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म कहते हैं। बिल्कुल। हिज पैट्रियोटिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज एज बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल and the most logical language in the world. He tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. सीधे साधे अर्थों में कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उस जेल के दरवाजे की चाबी उस कैदी के पास है तो उस जेल में बंद होने का कोई मतलब नहीं, और ऐसे कैद से कोई मतलब नहीं, वो जब चाहेगा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक टर्म यूज किया है राइटर ने, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट मीन्स टू कंट्रोल ओवर। मैं आपको एनसीईआरटी की उस लाइन को, उस वर्ड को कोट कर रहा हूँ, होल्ड फास्ट। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, कि अगर व्यक्ति अपना विकास चाहता, उन्नति चाहता है तो अपनी भाषा पे उसे अपनी पकड़ को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। कितने चालाक थे जर्मन के लोग, वो जानते थे इन फ्रांसीसियों को हम तब तक गुलाम नहीं बना सकते जब तक कि इनके पास इनकी मातृभाषा जैसा हथियार है। इसीलिए उन्होंने फ्रेंच, जो उनकी मदर टंग थी, उसको हटा करके जर्मन भाषा को इम्पोज कर दिया, थोप दिया फ्रेंच के लोगों के ऊपर। फ्रेंच कर भी क्या सकते थे, क्योंकि फ्रैंको प्रूसियन वार में जर्मनी के द्वारा 1 साल के बाद बहुत बुरी तरीके से फ्रेंच की पराजय हुई थी। जी हाँ, स्टोरी के और हम डीप में जाते हैं। वो बोलता है कि जब तक आपका अपने भाषा पे कमांड है तब तक आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक कैद खाने में एक कैदी को डाल दिया जाए और दरवाजे पे की चाबी उस कैदी को दे दिया जाए, उस कैद का कोई मतलब नहीं, उस जेल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आदमी जब चाहे बाहर निकल सकता है। और जर्मन इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते थे, इस साइकोलॉजिकल फीलिंग को जानते थे, इसीलिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को हटाकर जर्मन भाषा थोप दी उनके ऊपर। यहाँ से भी बोर्ड के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बात करता हूँ आगे की। दे रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग दियर मदर टंग एंड दैट दे हैव बीन डिफीटेड बाय द जर्मन्स बिकॉज ऑफ दियर इलिटरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, इलिटरेसी। किसी देश का डेवलपमेंट अगर आपको देखना है तो वहाँ के जो लिटरेसी रेट है ना, उसकी ग्रोथ करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं, स्कूल में जो इन्वेस्टमेंट करना है, टीचर्स ट्रेनिंग पे जो इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप किसी भी कंट्री की ग्रोथ करा सकते हैं। उस चीज़ को मैं यहाँ पे कोरिलेट करूँगा कि जर्मन और फ्रांसीसियों के बीच की लड़ाई में जर्मन जीते और फ्रांसीसी हारे, उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर था, और वो था निरक्षरता, इलिटरेसी। जी, फ्रेंच फील्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल to take away one's language from a person as it is natural to each being, may it be the coup to the pigeons or French to the Frenchman। बहुत सीधे साधे अर्थों में बोलूं, जब वो पढ़ा रहे होते हैं फ्रेंच, उसी समय वो व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड हम कह सकते हैं, लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, VIVALEFRANC। वीवा ला फ्रांस एक फ्रेंच स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। इसका मतलब है लिव लॉन्ग फ्रांस, ए फ्रांस तुम लंबी उम्र तक जियो। ये स्टेटमेंट लिखते हैं फ्रेंच और मिस्टर हैमेल, और अपनी बात ख़त्म कर देते हैं। उसको जो है यहाँ पे लड़का उस चीज़ को बताना चाह रहा है कि हम अपने भाषा पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमको लोग गुलाम बना सकते हैं अगर हमारी भाषा छीन ली जाए, लेकिन
थोड़ा सा लाइट मूड में मैं आपको एक मूवी का गाना शेयर करना चाहूँगा। आपने रिफ्यूजी मूवी देखी होगी, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने डेब्यू किया था उसमें। उसका गाना है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। कि पंछी, नदी, पवन और झोंका, इसे किसी देश की बाउंड्री नहीं रोक सकती। ये बिना किसी बंधन के एक देश से दूसरे देश में आ सकते हैं। अब इसी लाइन को थोड़ा सा समझने के लिए मैं स्टोरी से कोरिलेट करता हूँ। जब वो मिस्टर हैमेल अपनी बात कह रहे होते हैं, इसी समय छत के ऊपर कबूतरों के कूकने की आवाज़ होती है। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया, कू, COOE, कू मतलब होता है कबूतर का कूकना। कबूतर कूकते हैं वहाँ पे। वही बात मिस्टर हैमेल कहते हैं कि ए फ्रांस के लोगों, जर्मनी वालों ने तो आपके ऊपर जर्मन भाषा थोप दी, गुलाम तो हम हो गए, पर क्या कभी इन कबूतरों को वो जर्मन सिखा पाएंगे? नहीं। दूसरे अर्थों में देखें, अब लिटरेचर को समझें थोड़ा। कहने का मतलब, एक पंछी जो है ना, वो आज के समय में आज़ाद है, वो अपनी भाषा बोल पा रहा है, और हम इंसान होने के बावजूद गुलामी की जंजीर में इतना बंधे हैं कि हमको फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जा रही है। और जो फ्रेंच लैंग्वेज, हम अपने को बहुत बड़े फ्रांसीसी बनते हैं और खुद हमको फ्रेंच नहीं आती। और उससे भी बड़े अफसोस की बात, 40 सालों से जिस हैमेल ने हमको डेडिकेट होकर के, डिवोट होकर के, हार्डवर्क करते हुए हमको सिखाना चाहा था, हमने सीखा नहीं। और एक छोटा सा रूल पार्टिसिपल्स का याद करने की बात अगर फ्रेंच को दी, तो वो चीज़ें फ्रेंच को भी नहीं याद हुई। अब आप समझ सकते हैं कि NCERT में अगर ये चैप्टर लिया गया है तो इसके पीछे चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है और इसके पीछे का राज क्या है, एक मैसेज क्या मिलना चाहता है, आगे हम देखते हैं। इस तरीके से पूरी बात जब अपनी कह लेते हैं और वो बोलते हैं कि कल से आपका नया टीचर आ जाएगा और मैं चला जाऊंगा और अब आप लोग आराम से सीखेंगे। इसी के साथ बड़े मुरझाए हुए चेहरे के साथ मिस्टर हैमेल का वो लास्ट लेसन ख़त्म होता है। लोग अपने अपने घरों की ओर जाते हैं, इस टीस के साथ कि हम कभी भी अपनी मातृभाषा सीखने की कोशिश नहीं किए। अगर हम साक्षर रहे होते, लिटरेट रहे होते, तो शायद हमको जर्मन के लोग हराते नहीं। फ्रेंच को इस चीज़ का बेहद अफसोस था कि एक डिवोटेड और डेडिकेटेड टीचर के रहने के बावजूद मैं जो है पार्टिसिपल्स नहीं सीख सका, मैं फ्रेंच नहीं सीख सका। और मुझे बहुत गुरूर है, मैं बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ कि मैं एक फ्रेंच मैन हूँ, मैं एक फ्रांसीसी हूँ। दोस्तों, कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो गई। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। इस चैप्टर को पढ़ते समय जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मुझको मिले, मैं उसके मीनिंग्स को मैंने बताया। जैसे लिखा है वहाँ पे एट वन स्ट्रोक, ये वर्ड वहाँ पे यूज किया गया है कि जब मिस्टर हैमेल जा रहा होता है क्लास लेने के लिए, दौड़ने क्लास अटेंड करने के लिए, और उसको ब्लैक स्मिथ रोकता है, तो वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एट वन स्ट्रोक, जिसका मतलब है एट वंस इन वन गो, यानी एक ही बार में पहुँचना। बीटल्स एक छोटे तरीके के इंसेक्ट होते हैं, कीटाणु होते हैं। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस मतलब छोटे से छोटी चीज़ों के लिए। मैंने बोला ना कि फ्रेंच उस समय जो है कबूतरों के कूकने की आवाज़ होती है, वहाँ से रिफ़र किया गया है। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, ये वर्ड यूज किया गया है मिस्टर हैमेल के लिए, जब मिस्टर हैमेल मछली मारने के लिए जाते थे और क्लास को बंद कर देते थे। कू, मैंने आपको बोला यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, इंग्लिश में ओनोमोटोपोइया कहते हैं, ध्वनि सूचक अलंकार। यह कबूतरों के कूकने की आवाज़ को कहा गया। गेजिंग मतलब होता है घूर के देखना। जी, फिक्स इन हिज माइंड मतलब कि जब वो चीज़ें उसके दिमाग में अंदर कर गईं। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वार्म स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेर टालर एंड द होपविन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ। ये वो इमोशनल स्टेटमेंट्स हैं जिसे मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। उस आखिरी क्लास में मिस्टर हैमेल अपने उन पुराने दिनों के बारे में सोचता है, जब उसने वॉलनट ट्रीज को लगाया था, जब उसने गार्डनिंग की थी। अब उसके लगाए गए पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए थे, इंग्लिश में एक टर्म है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अपने उन सब चीज़ों से अपने लगाव को ढूंढ रहा था मिस्टर हैमेल, क्योंकि 40 साल उसने अपने लाइफ के गुजारे थे। वार्न स्मूथ का मतलब है, देखिए, हैड वार्न आउट एंड बिकम स्मूथ ड्यू टू ओवर यूज।
और ट्विंड मतलब होता है ट्विस्टेड। और यहाँ पे जो एक टर्म आया है एंगलस, एंगलस जो टर्म है ये जो हमारे गिरजाघर हैं उसमें जो प्रेयर होती है और वहाँ पे उस समय बेल होती है, रिंगिंग बेल, उसको कहा गया है। ट्रम्पेट्स आप जानते हैं, बिगुल बजाना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पेल का मतलब होता है कमजोरी के कारण चेहरा पीला पड़ जाना। चोक्ड मतलब होता है कि गला रुध जाना। और जेस्चर मतलब होता है एक सिग्नल है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। इसके जो बोर्ड के अभी तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीबीएसई ने पूछे हैं, शायद मेरे लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, उस पे हम आपको बताना चाहेंगे। सीबीएसई का 2012 सेट में क्वेश्चन आया था, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल, कि बर्लिन से आदेश आने के बाद स्कूल में परिवर्तन क्या हुए। मैंने आपको बताया कि सिंपल सी बात है कि फ्रेंच के दोनों जो ज़िले थे अल्सेक और लोरेन, उसमें जो है फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन आया है, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि आज उसकी आखिरी क्लास है, ऐसा जब मिस्टर हैमेल ने बोला तो क्या असर पड़ा फ्रेंच के ऊपर। मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि अब धीरे धीरे उसको पार्टिसिपल्स के रूल याद आना शुरू हो जाता है। अचानक सिंसियरिटी और हार्डवर्क जो मिस्टर हैमेल का था उसके प्रति बड़ा डेडिकेशन उसको समझ में आ जाता है। वैसे आप इसको अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। 2014 में देखिए क्वेश्चन आया है, व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम। मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था कि यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन आएगा कि उस क्लासरूम में एल्डर लोग क्यों बैठे थे, बाहर जो पीछे की बेंच थी। भाई क्लासरूम में तो स्टूडेंट बैठेंगे ना, वहाँ पे गांव के और नागरिक क्यों बैठे हुए थे। मैंने आपको बताया कि 40 सालों से मिस्टर हैमेल ने इतनी ज़्यादा सेवा दी थी, डेडिकेशन था उसका, बहुत ज़्यादा डिवोटेड था। एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑनर गांव के लोग वहाँ पे थे, क्योंकि आखिरी क्लास में उसको विदाई देने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल। और सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड अ पर्टिकुलर जील इन द स्कूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 100 to 125 वर्ड में लिखा जाता है कि बर्लिन से जो आदेश आता है तो जील मतलब किस तरीके से उत्सुकता बढ़ जाती है स्कूल के अंदर। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके जो वैल्यू पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको पहले के क्वेश्चनों में बता दिया है। आगे का है 2014 का कंपार्टमेंट का है। खुदा न करे कि आप कंपार्टमेंट लगे आपका, मेरे पढ़ाने के बाद कंपार्टमेंट तो कभी आ ही नहीं सकता है। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हैमेल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मिस्टर हैमेल के कपड़े में उस दिन डिफरेंट क्या था। मैंने बोला कि मिस्टर हैमेल उस दिन फ्रिल्ड कोट कॉलर वाला पहना हुआ था, उन्होंने हैट लगाई हुई थी। अक्सर वो कपड़े संडे के दिनों में या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिनों में पहनते थे, और वो इसलिए था कि आज उनकी आखिरी क्लास थी। जी हाँ, हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम। ये ऑल इंडिया 2014 का क्वेश्चन फिर से रिपीट है, सेम आंसर आप देख सकते हैं। फिर 2013 दिल्ली सेट में क्वेश्चन आया है, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। मैंने आपको बोला, उन्होंने बताया लिंग्विस्टिक शाविनिज्म कि फ्रेंच इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उसी लाइन को यहाँ पे बताया गया है। आगे फिर वही देखिए क्वेश्चन 2010 में फिर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट चेंजेस केम वन लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हर्ड मिस्टर एम हैमेल अनाउंसमेंट। इसको भी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा जा चुका है। 2012 का क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल। फिर वो क्वेश्चन 2009 के दिल्ली सेट में आया है, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन मिस्टर हैमेल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। ये भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट करके सेम बात को डिफरेंट तरीके से कहने की कोशिश की गई है। आगे क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर हैमेल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। ये ऑल इंडिया सेट 2012 में पूछा गया। आप समझ सकते हैं इंडिया के सभी जोन में ये क्वेश्चन आया था कि लास्ट में मिस्टर हैमेल क्या कहते हैं। मैंने बोला ना, एनसीईआरटी में बुक में एक वर्ड लिखा है चोक्ड। चोक्ड मतलब होता है गला रुध जाना। कभी आपने इमेजिन किया है, कभी आपने महसूस किया है, जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो उस समय चाह करके भी आप कुछ नहीं बोल पाते। वो स्थिति मिस्टर हैमेल के साथ हुई थी, क्योंकि आज मिस्टर हैमेल की आखिरी क्लास थी, जिसने 40 साल तक फ्रांस में अपनी सेवाएं दी थी। वो वहां पे वर्ड आया है और लिखता है, देखिए मैंने लिखा ना, ही देन रोट अ लार्ज एज ही कुड ऑन द ब्लैक बोर्ड, वीवा ला फ्रांस, कि लिव लॉन्ग फ्रांस, and then he dismissed the class with a gesture with his hand।
2011 दिल्ली सेट का क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मैंने सबसे पहले बोला था कि बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, वही चीज़ें 2011 में दिल्ली सेट का क्वेश्चन है, हु डिड मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच, कि फ्रेंच नहीं सीख सके इसके लिए वो दोष किसको देता है। मैंने बोला ना, खुद अपना दोष देता है। मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आ जाएँ। वो खुद अपना दोष देता है, क्योंकि वो कहता है कि जब मुझे मछली मारने का शौक होता था तो मैं क्लास को बंद कर देता था, और जब बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे कभी कभी पढ़ाने के मैं मूड में नहीं होता था, तब बोलता था अरे जाओ ना पौधों को पानी दो। दूसरी चीज़, पेरेंट्स को दोष देता है कि आपके लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव था रोजी रोटी कमाना, पढ़ाई सेकेंडरी था, इसलिए बच्चों को काम करने के लिए आप खेतों में भेज देते थे। और तीसरा, फ्रेंच जैसे लोगों को कोट करता है, चाइल्ड साइकोलॉजी को रीड करता है कि बच्चे कहते हैं कल पढ़ेंगे, और इस तरह से सिंपल सी चीज़ उनको कभी नहीं याद आती, और एक दिन कल आता है तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। 2011 का ऑल इंडिया सेट का क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग द जर्मन इवन द पिजन्स। मैंने आपको बताया कि क्या वो कबूतरों को भी जर्मन सिखा पाएंगे, नहीं। और 2008 दिल्ली का क्वेश्चन है, हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम द अदर डे। मैंने भी आपको बताया था कि अक्सर क्लास में शोरगुल, घंटियों की आवाज़, लोगों की आवाजाही की आवाज़, बोलने की आवाज़, और उस दिन क्लास डिफरेंट था, पूरा शांत था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। और ये 2008 का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेज डिड द नरेटर फाइंड इन द स्कूल व्हेन द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, इस तरीके से ये मेरी आज का चैप्टर ख़त्म होता है।